Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic commencement of voluntary winding up. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था कंडीशंस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि जब वॉलंटरी वाइंडिंग अप के डिसीजन को फोकस किया जाता है तो इसमें किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, वो सारी कंडीशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करी थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्या मतलब है इसका? वॉलंटरी वाइंडिंग अप कमेंसेस ऑन द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि जिस दिन कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है उसी दिन वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग कमेंसमेंट कंप्लीट हो जाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि जिस दिन कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिलेशन में कमेंसमेंट कर दिया जाता है उस दिन से द कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्सेप्ट so far as necessary for the beneficial winding up of its business, यानी कि जिस दिन कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप का कमेंसमेंट कर दिया जाता है उस दिन से कंपनी अपने किसी भी बिजनेस को कैरी नहीं कर सकती है सिवाय उन पर्टिकुलर बिजनेस को छोड़कर जो बिजनेस के बेनिफिशियल वाइंडिंग अप के लिए जरूरी हैं। केवल उन पर्टिकुलर एक्ट को छोड़कर, उन बिजनेसेस एक्टिविटीज़ को छोड़कर बाकी कैसी भी या कोई भी एक्टिविटी कंपनी कैरी नहीं कर सकती है। हाउएवर द कॉर्पोरेट स्टेट एंड कॉर्पोरेट पावर्स ऑफ द कंपनी शैल कंटिन्यू अंटिल इट इज डिसॉल्व्ड। लेकिन अगर मैं कंपनी की कॉर्पोरेट स्टेट और कॉर्पोरेट पावर्स की बात करूं तो इस पर इसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। कब तक? जब तक कि कंपनी फुल्ली वाइंड अप या डिसॉल्व नहीं हो जाती है। तो कंपनी के डिसोल्यूशन तक कंपनी और कंपनी के कमेंसमेंट के बाद कंपनी अपने किसी भी बिजनेस को कैरी नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जो कॉर्पोरेट स्टेट और कॉर्पोरेट पावर्स हैं वो एज इट इज मेंटेन्ड रहती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक पॉइंट और नोट करना चाहिए यहाँ पर जब हम कमेंसमेंट की बात करते हैं, दैट इज एनी प्रॉस्परस एंड सॉल्वेंट कंपनी मे बी वाउंड अप। जरूरी नहीं है कि इंसॉल्वेंट कंपनी को ही वाइंड अप किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी सॉल्वेंट है, प्रॉस्परस है, तो इसको भी वाइंड अप किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इस इफेक्ट के रिलेशन में एक प्रॉपर रेजोल्यूशन को पास करना होगा, और इसके लिए यानी कि इस रेजोल्यूशन के रेफरेंस में उसे कोई भी रीजन स्टेट नहीं करना होता है। वो जब चाहे अपनी सॉल्वेंट या प्रॉस्परस कंपनी को वाउंड अप कर सकती है। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्रिवेंट द एक्सरसाइज ऑफ दिस स्टैच्यूटरी राइट, यानी कि जो वाइंडिंग अप है ये एक तरीके का स्टैच्यूटरी राइट है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और इस एक्सरसाइज को कंपनी का कोई भी आर्टिकल प्रिवेंट नहीं कर सकता, कोई भी आर्टिकल इसे नहीं बचा सकता। यानी कंपनी किसी भी आर्टिकल में वाइंडिंग अप के रिलेशन में कोई भी रेगुलेशन मेंटेन नहीं कर सकती। ये एक तरीके का स्टैच्यूटरी राइट होता है हर कंपनी के रेफरेंस में, और ये जो राइट होता है इस राइट में कोई भी कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती। यानी कि एक तरीके का ये पर्सनल मैटर होगा कंपनीज का, और इन मैटर्स में यानी कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में ना तो कंपनी का आर्टिकल कोई भी रूल बना सकता है और ना ही कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। ओके, सो दिस इज द कमेंसमेंट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यानी कि कंडीशंस तो हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अब हम स्टडी करेंगे कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिलेशन में हमें और कौन कौन से प्रोविजंस को फोकस करना होता है। The other important provisions with respect to voluntary winding up are as follows. The very first one is the
अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। क्या होता है इस केस में, जो कंपनी है वो अपनी जनरल मीटिंग में एक कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है, और ये जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है वो उस अप्रूव्ड पैनल में से अपॉइंट किया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर फॉर्म किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर फॉर्म किए हुए अप्रूव्ड पैनल में से आपको कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है। द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग शैल ऑल्सो रिकमेंड द फी टू बी पेड टू द कंपनी लिक्विडेटर। और कंपनी लिक्विडेटर को क्या फीस पे की जाएगी उसकी सर्विसेज के एक्सचेंज में, इसको भी रिकमेंड किया जाता है इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो ये है आपका पहला प्रोविजन कि आपको क्या करना होता है, कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है और उसके साथ साथ उसके रेम्युनरेशन यानी कि उसको जो फीस पे की जाएगी उसको भी कंपनी की जनरल मीटिंग में रिकमेंड करना होता है। सेकंड प्रोविजन इज सेसेशन ऑफ बोर्ड्स पावर। जब कंपनी के लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लिया जाता है तो कंपनी के लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जितनी भी पावर्स हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स की जितनी पावर हैं या होल टाइम डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर्स की, यानी कि इनमें से जो भी अवेलेबल है, इनके पास जितनी भी पावर्स अवेलेबल होती हैं वो क्या होगा, वो कंपनी लिक्विडेटर के पास चली जाएंगी। यानी कि इनकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और ये ट्रांसफर हो जाती हैं टू द कंपनी लिक्विडेटर। केवल और केवल इनके पास एक ही पावर रहती है और ये पावर क्या होती है, गिविंग नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर टू द रजिस्ट्रार। यानी कि रजिस्ट्रार को कंपनी लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट के रिलेशन में नोटिस देने की पावर इनके पास रहती है केवल और केवल, और जब ये नोटिस दे देते हैं तो वो पावर भी इनके पास से चली जाती है। यानी कि अब ये क्या हो जाते हैं, पावरलेस, और कंपनी के टोटल अफेयर्स को कंट्रोल करने की जो पावर होती है वो अब किसके पास आ जाती है, दैट इज टू द कंपनी लिक्विडेटर। ये हो गया आपका सेकंड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन क्या है इसके अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। अ कंपनी in its general meeting may appoint such committees as considered appropriate to supervise the voluntary liquidation and assist the company liquidator in discharging his function। यानी कि कंपनी क्या करेगी, अपनी जनरल मीटिंग में एक कमेटी को अपॉइंट करेगी। क्या करेगी ये कमेटी, दिस कमेटी विल सुपरवाइज द वॉलंटरी लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी के वॉलंटरी लिक्विडेशन में अपना सुपरविजन देगी ये जो कमेटी होगी, और इसके साथ साथ कंपनी लिक्विडेटर को अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में उसको कंप्लीट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी। क्योंकि जो कंपनी लिक्विडेटर है वो सिंगल बेसिस पर कंपनी के सारे फंक्शंस को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर सकता, तो इसको असिस्ट करने के लिए और कंपनी के वॉलंटरी लिक्विडेशन को प्रॉपर वे में आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है, जो कंपनी है वो अपनी जनरल मीटिंग में एक कमेटी को अपॉइंट करती है। ओके, द नेक्स्ट प्रोविजन इज अरेंजमेंट बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड क्रेडिटर्स। समटाइम्स एन अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू between the company which is in the course of being bound up and its creditors। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और कंपनी हैं इनके बीच में एक अरेंजमेंट फॉलो होता है जो कंपनी के वाउंड अप के कोर्स के टाइम पर ज़्यादा फोकस्ड होता है। तो जब ऐसा कोई अरेंजमेंट कंपनी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में होता है तो कंपनी क्या हो जाती है, इससे बाइंड अप हो जाती है, कंपनी इससे बंध जाती है और क्रेडिटर्स भी बंध जाती हैं। कब बाइंड अप हो जाते हैं, किस केस में, इफ इट इज सैंक्शनड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर इसको कंपनी के स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा सैंक्शन किया गया है, या दूसरा एसिडेड टू बाय 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के 3/4 से ज़्यादा
क्रेडिटर्स इस अरेंजमेंट में शामिल हो, इस अरेंजमेंट में एंटर्ड हो, तो इस अरेंजमेंट के साथ कंपनी और कंपनी के क्रेडिटर्स दोनों बाइंड अप हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि ये अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट, तो इस अरेंजमेंट के कंप्लीट होने के 3 हफ्तों के अंदर अंदर, विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ दिस अरेंजमेंट, कंपनी का कोई भी क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। तो उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है, इस अरेंजमेंट को या तो अमेंडमेंट कर सकती है इसके अंदर, या इसमें कोई चेंज कर सकती है, या इस अरेंजमेंट को कंफर्म कर सकती है, या इसको एक तरफ अलग उठा के रख सकती है, और इस अरेंजमेंट को खत्म भी कर सकती है। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब इस अरेंजमेंट का जो डेट है वो कंप्लीट हो चुकी हो। तो उस टाइम पर अगर क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटरी 3 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल में अप्लाई करेंगे, तो ये ट्रिब्यूनल के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि ये अरेंजमेंट अमेंड होगा, या इसमें कोई चेंजेस होंगे, या ये कंफर्मेशन हो जाएगा इसका, या फिर इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कॉस्ट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, जितने भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी चार्जेस लगते हैं, या जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं इन द वाइंडिंग अप प्रोसेस। और इसके साथ साथ हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, कंपनी लिक्विडेटर की फीस को भी इंक्लूड करते हैं। These will be payable out of the assets of the company in priority to all other claims। तो सारे क्लेम्स को सेटल करने से पहले ये जितने भी खर्चे मैंने गिनाए हैं, ये सारे के सारे खर्चे कंपनी की असेट्स में से पे किए जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ऑल कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड इन द वाइंडिंग अप, including the fee of the company liquidator, shall subject to the rights of secured creditors, be payable out of the assets of the company in priority to all other claims। तो सारे क्लेम्स को सेटल करने से पहले ये सारे खर्चे कंपनी की असेट्स में से पे किए जाएंगे। दिस इज अ मस्ट कंडीशन और मस्ट प्रोविजन रिगार्डिंग द वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओके, thank you।